आइए आज हम लोग कक्षा 11 बायोलॉजी का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो पुष्प के भाग आज हमको पढ़ना है। तो देखिए, प्रत्येक पुष्प में 4 चक्र होते हैं, जैसे कैलिक्स, करोला, पुमंग और जायांग। तो अगर हम फूल को खड़ा खड़ा ऐसे काट दें तो उस कटे भाग में हमको 4 प्रकार के संरचनाएं दिखेंगी। जो सबसे बाहर होंगी उसको कैलिक्स बोलते हैं, जो अंदर होगी बाहर वाले के उसको करोला, और नर भाग जो होगा उसको पुमंग, और मादा भाग जो होगा उसको जायांग। यानी कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। चित्र 5.14 में ये चीज़ हम देख सकते हैं। तो देखिए, चित्र 5.14 है। इसमें पेडिसेल है, जिसको पुष्पवृंत भी कहते हैं, और यहाँ पर सबसे जो नीचे है देखिए हरी हरी संरचना, ये कैलिक्स है। इसका अलग से चित्र भी बनाया है कैलिक्स का। इसके बाद ये लाल रंग की जो संरचना है इसको करोला बोलेंगे। ये देखिए करोला का स्ट्रक्चर अलग से बनाया है। फिर इसके बाद ये जो नर वाला भाग है जिसको जायांग हिंदी में कहते हैं, ये हमारा एंड्रोसियम अंग्रेजी में कहा जाएगा। और मादा वाला भाग जो है जिसको जायांग कहते हैं, नर वाले को पुमंग कहते हैं, मादा वाले को जायांग, अंग्रेजी में गाइनोसियम बोलते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर अकेला अलग से दिखाया गया है। तो ये संरचनाएं हैं हमारे फूल की। अब इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे बाहर वाला भाग जो हरे रंग का होता है, ये आपने देखा कैलिक्स। तो इसके बारे में जानने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो देखिए, कैलिक्स पुष्प का सबसे बाहरी चक्र है और इसकी इकाई को वाह्य दल कहते हैं। इसकी जो इकाई होती है इसको वाह्य दल, और अंग्रेजी में इसको देखते हैं सेपल्स कहते हैं। इसकी इकाई को सेपल्स कहते हैं। तो ध्यान देना है, कैलिक्स को वाह्य दल और अंग्रेजी में इसके वाह्य दल की इकाई को सेपल कहते हैं। प्रायः वाह्य दल हरी पत्तियों की तरह होते हैं और कली की अवस्था में फूल की रक्षा करते हैं। जब फूल कली के समान होता है तो देखिए इन्हीं पत्तों से ढका रहता है जो कैलिक्स होते हैं। तो ये फूल की कली की अवस्था में जब फूल रहता है तो यही वाह्य दल इसकी रक्षा करते हैं। कैलिक्स संयुक्त वाह्य दली, जुड़े हुए वाह्य दल तथा पृथक वाह्य दली, मुक्त वाह्य दल वाले होते हैं। तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए और इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं कि कैलिक्स हमारे संयुक्त वाह्य दली, अगर जुड़े हुए होंगे पूरे वाह्य दल तो संयुक्त वाह्य दली, और अगर अलग अलग होंगे तो पृथक वाह्य दली कहते हैं। इंग्लिश में देखिए, इसको अगर यूनाइटेड होंगे, एक साथ होंगे, सेपल यानी वाह्य दल, तो इसको गैमोसिफेलस बोलते हैं। और अगर सेपल फ्री होंगे, अलग अलग होंगे, तो पॉलीसिफेलस कहते हैं। देखिए, जैसा कि नाम से पता है, पॉली का मतलब मेनी, बहुत सारे। तो बहुत सारे तभी होंगे जब फ्री होंगे अलग अलग। तो पॉलीसिफेलस का मतलब पृथक वाह्य दली, गैमोसिफेलस का मतलब संयुक्त वाह्य दली। तो इसको ध्यान देना है। अब आते हैं करोला। तो करोला को क्या कहते हैं? करोला दल पंखुड़ी का बना होता है। दल प्रायः चमकीले रंगदार होते हैं। तो ध्यान दीजिए कि दल जो है ये प्रायः चमकीले रंगदार होते हैं। ये परागकण के लिए कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। परागण मतलब परागकण को नर जनन भाग से मादा जनन भाग तक ले जाने की प्रक्रिया को परागण कहते हैं। परागण, कीट पतंगे आते हैं तो उनके पैरों में परागकण चिपक जाते हैं, उड़ के जब दूसरे फूल में जाते हैं मादा वाले में, तो इनका उसी माध्यम से परागण हो जाता है। तो वही कह रहा है कि ये चमकीले रंगदार, जैसे हमको रंग पसंद है वैसे कीड़े मकोड़ों को ये रंगीन रंग जो है फूलों का बहुत पसंद है। तो वहाँ पर ये जाते हैं तो ये परागण के लिए कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। चमकीले भाग जिनको करोला कहा जाता है, ये चमकीले रंग का होता है। कैलिक्स की तरह कोरोला भी संयुक्त दली तथा पृथक दली हो सकता है।
तो कैलिक्स की तरह करोला भी जो है यूनाइटेड हो सकता है या डिफ्रेंशिएट हो सकता है। इसको देख लेते हैं अंग्रेजी में। करोला में आल्सो भी गायमोपेटैलस। देखिए यहाँ पर, वहाँ पर सिपैलस वर्ड यूज होता था कैलिक्स के लिए, सेपल, और करोला के लिए पेटल। तो सेपल इकाई है हमारी वाह दलपुंज जिसको कहते हैं, ये इकाई है हमारी कैलिक्स की, और कोरोला की है पेटल। ये सेपल, ये पेटल, ध्यान दीजिए। तो गैमोपेटैलस बोलेंगे मतलब पेटल संयुक्त है, यूनाइटेड है। पॉलीपेटैलस का मतलब पेटल हमारे फ्री हैं, अलग अलग है। तो इसको ध्यान देना। कह रहा है पौधों में कोरोला की आकृति तथा रंग भिन्न भिन्न होता है। जहां तक आकृति का संबंध है, यह नलिकाकार, घंटाकार, कीप के आकार का तथा चक्राकार हो सकती है। तो ये जो कोरोला है हमारा, तो ये अलग अलग प्रकार का होता है। देखिए बता रहा है कि पौधों में कोरोला की आकृति तथा रंग भिन्न भिन्न हो सकता है। ये नलिकाकार हो सकता है, घंटाकार, कीप के आकार के, चक्राकार, कुछ भी हो सकता है। अब पुष्प दल विन्यास, पुष्प कली में उसी चक्र की अन्य इकाइयों के सापेक्ष वाह्य दल अथवा दल के लगे रहने के क्रम को पुष्प दल विन्यास कहते हैं। तो ध्यान दीजिए। तो पुष्प दल विन्यास, पुष्पकली में उसी चक्र की अन्य इकाइयों के सापेक्ष वाह्य दल अथवा दल के लगे रहने के क्रम को पुष्प दल विन्यास कहते हैं। मतलब जो क्रम से लगे रहते हैं, तो इन्हीं के विन्यास को पुष्प दल विन्यास कहते हैं। इसको थोड़ा इंग्लिश में भी देख लेते हैं। तो देखिए एस्टिवेशन, एस्टिवेशन का मतलब पुष्प दल विन्यास। तो अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल इन फ्लोरल बड विद रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर ऑफ द सेम होल इज नोन एज एस्टिवेशन। तो सेम चक्र में सेपल और पेटल यानी कैलिक्स और करोला जो क्रम से लगे रहते हैं, उसी क्रम को हम पुष्प क्रम कहेंगे। एस्टिवेशन जिसको कह रहा है, एस्टिवेशन का मतलब पुष्प दल विन्यास, पुष्प क्रम नहीं, पुष्प दल विन्यास। पुष्प क्रम तो इन्फ्लोरेसेंस होता है। तो पुष्प दल विन्यास का मतलब एस्टिवेशन अंग्रेजी में। अब देखिए क्या कह रहा है, पुष्प क्रम को फ्लोरेसेंस बोलते हैं। पुष्प दल विन्यास के प्रमुख प्रकार कोरस्पर्शी, व्यावर्तित, कोर छादी व एक्जिलरी होते हैं। चित्र 5.15। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारा पुष्प दल विन्यास है, ये तो अंडरलाइन कर ही चुके हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं। तो ये होते हैं कोर स्पर्शी, व्यावर्तित, कोर छादी व एक्जिलरी। चित्र 5.15 में दिखाया गया है। तो ये चित्र देख लेते हैं, इसके हिसाब से समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए 5.15 का फिगर है, और इंग्लिश में हम देख रहे हैं तो हमको नाम का भी ज्ञान होता जाएगा। तो सबसे पहले नंबर पे कह रहा है कोर स्पर्शी। कोर स्पर्शी जैसा कि नाम से पता है कि इनके किनारे स्पर्श कर रहे होंगे, जैसे कोइलोट्रोपिस। आपसे कुछ नहीं पूछेगा, सीधा जो है इसी का एग्जाम्पल पूछेगा। तो पूछ रहा है कि जब चक्र के वाह्य दल अथवा दल एक दूसरे के किनारों को केवल स्पर्श करते हैं, तो उसे कोर स्पर्शी कहते हैं, जैसे कोइलोट्रोपिस। ध्यान दीजिए, वाह्य दल यानी सेपल या पेटल, दो में से कोई अगर अपने किनारों को स्पर्श कर रहे हैं तो उस कंडीशन को कोर स्पर्शी कहेंगे। इसका एग्जाम्पल है कोइलोट्रोपिस। इंग्लिश में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए कोर स्पर्शी को अंग्रेजी में वाल्वेट बोलेंगे। ये फूल काट करके देखिए दिखाया गया है, ये वाह्य दल है यानी कैलिक्स, ये करोला है। तो बात करोला की हो रही है। तो करोला यहाँ पर देखिए लगभग टच कर रहे हैं, यहाँ पर फिगर में थोड़ा सा नहीं, किनारे टच होते महसूस हो रहे हैं। तो ये वॉल्वेट या कोर स्पर्शी कहा जाएगा। एग्जाम्पल क्या है,
कैलोट्रोपिस। अब देखिए, यदि किसी दल अथवा वाह्य दल का किनारा अगले दल पर अथवा दूसरे तीसरे आदि पर अतिव्याप्त हो तो इसे व्यावर्तित कहते हैं। अगर ओवरलैप हो मतलब ढक ले, जैसे एक हाथ से हम अपने दूसरे हाथ की हथेली को ऊपर से ढक लें, तो ये कंडीशन हो अगर, तो इसे व्यावर्तित या व्यावर्तित कहते हैं। वाह्य दल का किनारा अगले दल अथवा दूसरे तीसरे आदि पर अतिव्याप्त हो, मतलब किसी पर एक पर चढ़ा होना चाहिए ऊपर से, अतिव्याप्त मतलब ओवरलैप होना चाहिए। पहला हो सकता है मतलब एक के बाद अगला वाला, या दूसरे या तीसरे पर। तो इसको देखते हैं इंग्लिश में। तो देखिए, ट्विस्टेड इसको बोलते हैं, व्यावर्तित को ट्विस्टेड। अब यहाँ पर देखिए, ये जो है ये वाला इसके ऊपर चढ़ा है, ये वाला इसके ऊपर चढ़ा है, ये वाला इसके ऊपर, ये वाला इसके ऊपर, क्रम से एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं किनारे। तो इसको क्या बोलते हैं? ट्विस्टेड या व्यावर्तित। अब अगला देखते हैं, इसके उदाहरण गुड़हल, भिंडी तथा कपास हैं। तो व्यावर्तित का एग्जाम्पल क्या है? गुड़हल, भिंडी तथा कपास। यहाँ तक भी अंडरलाइन कर लीजिए। अब देखिए, यदि वाह्य दल अथवा दल दूसरे पर अतिव्याप्त हो तो उसकी कोई विशेष दिशा नहीं होती। यदि वाह्य दल अथवा दल दूसरे पर अतिव्याप्त हो यानी ओवरलैप हो तो उसकी कोई विशेष दिशा नहीं होती। इस प्रकार की स्थिति को कोरछादी कहते हैं। इसके उदाहरण केसीय तथा गुलमोहर है। तो केसीय तथा गुलमोहर में कोरछादी कंडीशन पाई जाती है। कोरछादी में क्या है कि वाह्य दल अथवा दल दूसरे पर अतिव्याप्त हो, इसकी कोई विशेष दिशा नहीं होती है। ध्यान दीजिए, कोई इसका अरेंजमेंट का डायरेक्शन नहीं होता। तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पर सी देखिए, इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट में क्या है कि यहाँ देखिए ये इस पे चढ़ा है और यहाँ पर देखिए दोनों किनारे अंदर हैं, एक इस पे चढ़ा है। यहाँ पर देखिए ये अंदर है, ये बाहर है, इसमें देखिए दोनों बाहर। कोई क्रम नहीं है निश्चित, मतलब एक अंदर है फिर इसमें दोनों अंदर है। इसमें देखिए एक अंदर है एक बाहर है, इसमें एक अंदर एक बाहर, इसमें देखिए दोनों बाहर है। तो कोई क्रम जब ना हो तो इसको इम्ब्रिकेट कहते हैं। इम्ब्रिकेट कहेंगे या अंग्रेजी हिंदी में कोरछादी कहेंगे। एक कोर का आच्छादन होता है, मतलब दोनों कोर एक साथ आच्छादित हों लेकिन क्रम निश्चित ना हो। केसी और गुलमोहर। आगे कह रहा है, मटर सेम में 5 दल होते हैं, इनमें से प्रत्येक बड़ा जिसको मानक कहते हैं, 2 पार्श्वों को जिनको पंख या विंग कहते हैं, मानक मतलब स्टैंडर्ड, और ये 2 सबसे छोटे अग्रदलों कूटक को अतिव्यापित करते हैं। इस प्रकार के वादल विन्यास को वैक्जिलरी अथवा पाइपिलियोनेसियस कहते हैं। तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि मटर और सेम में क्या होता है कि 5 दल होते हैं। 5 दल में क्या होता है, सबसे एक बड़ा होता है जिसको स्टैंडर्ड कहते हैं, 2 छोटे छोटे होते हैं जिनको पंख कहते हैं, और ये 2 सबसे छोटे अग्रदलों जिनको कूटक कहते हैं को अतिव्याप्त यानी ढके रहते हैं, ओवरलैप किए रहते हैं। इस प्रकार के पुष्प दल विन्यास को वैक्जिलरी अथवा पाइपिलियोनेसी करते हैं। तो इसको देखते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पर देखिए वैक्जिलरी या पाइपिलियोनेसियस, ये एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर देखिए कटाव में ये सबसे बड़ा है, फिर इसके बाद ये छोटे और ये सबसे छोटे, और ये सबसे छोटे जो इनसे बड़े हैं उनके द्वारा ढका हुआ है। तो ये देखिए सबसे बड़ा इन सबको ढके हुए हैं, ये जो 2 छोटे हैं फिर ये इन सबसे छोटे वालों को ढके हुए हैं। तो इस प्रकार से इसको स्टैंडर्ड बोल रहा है, इसको विंग बोल रहा है, इसको कील बोल रहा है। कील अंग्रेजी में जो सबसे बड़े हैं उनको स्टैंडर्ड, जो उनसे छोटे हैं 2 पार्श्व लेटरल वाले उनको विंग कह रहा है, और जो सबसे स्मॉलेस्ट है उनको कील कह रहा है। तो क्या कह रहा है इसको भी समझने की जरूरत है। हिंदी में कील को कूटक कह रहा है।
ये देखिए हिंदी में फिगर है, इसको आप हिंदी में समझ सकते हैं। अब आगे हमारा आ जाता है पुमंग, यानी एंड्रोसियम अंग्रेजी में इसको बोलेंगे। इंग्लिश में हम लोग इसको एंड्रोसियम बोलते हैं। नर जनन अंग होता है पौधे का, फूल का नर जनन भाग है। तो इसको देखते हैं। कह रहा पुमंग पुंकेसरों से मिलकर बना है। तो पुमंग जो होता है हमारा, एंड्रोसियम इज कंपोज ऑफ स्टैमेन। तो स्टैमेन से मिलकर के एंड्रोसियम बना होता है। तो हिंदी में कह रहा है कि जो एंड्रोसियम होता है हमारा पुमंग, वो पुंकेसरों से मिलकर के बना होता है। प्रत्येक पुंकेसर जो फूल के नर जनन अंग हैं में एक तंतु तथा एक पराग कोष होता है। तो ध्यान दीजिए कि जो नर जनन भाग होता है पुंकेसर जिसको कहते हैं, इसमें एक तंतु होता है आगे तथा एक पराग कोष या एंथर जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वो होता है। प्रत्येक परागकोष प्रायः द्विपालक होता है और प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठक परागकोष होते हैं। तो ध्यान दीजिए कि जो एंथर होता है उसमें प्रायः 2 खाने होते हैं और प्रत्येक खाने में 2 कोष्ठक होते हैं। 2 खाने होंगे और प्रत्येक खाने में 2 कोष्ठक होते हैं परागकोष में। परागकोष में परागकण होते हैं। बंध पुंकेसर जनन करने में असमर्थ होते हैं और वह स्टेमिनोइड कहलाते हैं। ध्यान दीजिए कि परागकोष में परागकण होते हैं, बंध पुंकेसर जनन करने में असमर्थ होते हैं और वह स्टेमिनोइड कहलाते हैं। तो जो बंध पुंकेसर है यानी जो बच्चे नहीं पैदा कर सकते, स्टेराइल हैं, तो वो जो है जनन करने में असमर्थ होते हैं और इस कंडीशन को क्या कहते हैं, या इनको क्या कहते हैं, स्टैमेन को स्टेमिनोइड कहलाते हैं। ध्यान दीजिए। अब कह रहा है कि पुंकेसर जो है, स्टैमेन जिसको कह रहा है, फूल के अन्य भागों जैसे दल अथवा आपस में ही, दल का मतलब पेटल, अथवा आपस में ही जुड़े हो सकते हैं। जब पुंकेसर दल से जुड़े होते हैं तो इसे दल लग्न या अंग्रेजी में एपीपेटैलस बोलते हैं। ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल क्या है, बैंगन। यदि ये परिदल पुंज से, ध्यान दीजिए, यदि ये परिदल पुंज से जुड़े हों तो इसे परिदल लग्न कहेंगे। इसे परिदल लग्न कहेंगे, अंग्रेजी में इसे एपीफिलस कहेंगे। तो इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। जैसे लिली में फूल में पुंकेसर मुक्त बहुपुंकेसरी अथवा जुड़े हो सकते हैं। तो फूल में जो स्टैमेन है वो जुड़े हो सकते हैं या फ्री हो सकते हैं। पुंकेसर एक गुच्छे अथवा बंडल जैसे होते हैं, इनको क्या कहेंगे, एक संगी कहेंगे। और अगर ये 2 बंडल में होंगे तो द्विसंगी, अगर बहुत बंडल में होंगे तो इसे बहुसंगी कहेंगे। उसी फूल के तंतु की लंबाई में भिन्नता हो सकती है, जैसे सैल्विया तथा सरसों में। तो ध्यान दीजिए कि कोई फूल है तो उसमें अगर कोई तंतु है स्टैमेन का, तो एक ही फूल में अलग अलग लंबाई के स्टैमेन हो सकते हैं, जैसे सैल्विया और सरसों में। तो इसको ध्यान देना। अब इन सब चीज़ों को इंग्लिश में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, स्टेमन ऑफ फ्लावर में बी यूनाइटेड विद अदर members such as petal are among themselves. When stamen are attached to the petal, अगर stamen यानी पुंकेसर दल से लग्न होता है, जुड़ा होता है, तो इसे एपीपेटलस बोलेंगे। एग्जाम्पल ब्रिंजल या बैंगन है। आर एपीफिलस व्हेन अटैच टू द पेरियंथ एज इन द फ्लावर ऑफ लिली। और अगर वाह दल पर परिदल पुंज से जुड़ा है, पेरियंथ जिसको इंग्लिश में कहते हैं, तो इसको हम एपीफिलस बोलते हैं। पेरियंस का मतलब परिदल पुंज, उसमें कैलिस करोला सब आ जाएगा, ये कहने का मतलब। द स्टैमेन इन द फ्लावर में आइदर रिमेन फ्री पॉलीएंड्रस। अगर पूरे पुंकेसर फ्री होंगे तो इसे पॉलीएंड्रस कहते हैं। अगर एक उसमें होंगे तो इसे मोनोएंड्रस, एक बंडल बनाएंगे तो मोनोएंड्रस, और 2 गुच्छों में होंगे तो डायडेल्फस, बहुत सारे गुच्छों में इकट्ठा मिलेंगे तो पॉलीएडेल्फस।
डायडेल्फस का एग्जाम्पल मटर है पी, मोनोएडेल्फस का एग्जाम्पल चाइना रोज है, और पॉलीडेल्फस का एग्जाम्पल सिट्रस है। केवल ये एग्जाम्पल आप याद रखिए, ये ध्यान देना। अब आगे आ जाता है गाइनोसियम यानी जायांग। देखिए पेरियंथ को परिदल्लग्न कह रहा है। परिदल मतलब उसमें कैलिक्स करोला दोनों आ जाएंगे, बाहर वाले जितने भी दल हैं नर और मादा जनंग अंग को छोड़ करके। अब आगे जायांग आ जाता है, जिसको हिंदी में अंग्रेजी में गाइनोसियम बोलेंगे। तो देखिए कह रहा है कि जायांग फूल के मादा जनन अंग होते हैं, तो इसको ध्यान दीजिए। जो जायांग होते हैं फूल के मादा जनन अंग होते हैं, ये एक अथवा अधिक अंडप से मिलकर बने होते हैं, एक या अधिक अंडप से मिलकर के बने होते हैं। अंडप के 3 भाग होते हैं, वर्तिका, वर्तिकाग्र तथा अंडाशय। जैसा हमने बताया, वर्तिकाग्र सबसे आगे वाला भाग, वर्तिका जो लंबी धागे जैसी संरचना, और अंडाशय जो नीचे वाला फूला भाग होता है। अब कह रहा है, इसमें देखें फिगर तो कहीं लिखा नहीं है, तो इसको हम फिगर आपको बना के दिखा देते हैं। ये ऐसी संरचना होती है। ये वर्तिकाग्र है, ये वर्तिका है, और ये अंडाशय है, फूला हुआ भाग अंडाशय है नीचे वाला। इस तरह संरचना होती है। अब देखिए कह रहा है कि अंडाशय का आधारी भाग फूला हुआ होता है, जिस पर एक लंबी नली होती है, जिसे वर्तिका कहते हैं, जो अभी हमने बताया। वर्तिका अंडाशय को वर्तिकाग्र से जोड़ती है। तो वर्तिका लंबी नली है, नीचे अंडाशय है, ऊपर वर्तिकाग्र। वर्तिका का ही आगे वाला भाग वर्तिकाग्र, वर्तिका के आगे वाला भाग कहलाता है। तो जाहिर सी बात है कि जो वर्तिका है, स्टाइल जिसको कहते हैं, वो ऊपर वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा और नीचे ओवरी को जोड़ेगी। वर्तिकाग्र प्राय वर्तिका की चोटी पर होती है और परागकण को ग्रहण करती है, बहुत बार बता चुके हैं। प्रत्येक अंडाशय में एक अथवा अधिक बीजांड होते हैं। प्रत्येक अंडाशय में एक या एक से अधिक बीजांड होते हैं। तो इसको इंग्लिश में देखिए कि ईच ओवरी बियर्स 1 or more ओव्यूल्स। तो एक अंडाशय में कई बीजांड हो सकते हैं या ओव्यूल हो सकते हैं, जो चपटे गूदेदार बीजांडासन से जुड़े रहते हैं। जो चपटे गूदेदार बीजांडासन से जुड़े रहते हैं। तो अटैच टू ए फ्लैटेड कुशन लाइक प्लेसेंटा, यानी गूदेदार प्लेसेंटा से जुड़े रहते हैं। इसको हिंदी में बीजांडासन कहते हैं। जब एक से अधिक अंडप होते हैं, तब वे पृथक या मुक्त हो सकते हैं, जैसे कि गुलाब और कमल में। इसे वियुक्त अंडपी या एकोपकारपस कहते हैं। जब अंडप जुड़े होते हैं, जैसे मटर तथा टमाटर, तब इसे युक्त अंडपी या सिनकार्पस कहते हैं। निषेचन के बाद बीजांड से बीज तथा अंडाशय से फल बन जाते हैं। तो इसको अंडरलाइन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब एक से अधिक अंडप होते हैं तो ये पृथक हो या मुक्त हो सकते हैं। इसे एपोकार्पस, एपो मतलब एब्सेंट, कार्पस मतलब संयुक्त अवस्था। तो इसे ऐसे गुलाब और कमल में जब अंडप जुड़े हुए होते हैं, जैसे मटर और टमाटर, तब इन्हें युक्त अंडपीय सिंकार्पस कहते हैं। निषेचन के बाद बीजांड से बीज तथा अंडाशय से फल बन जाते हैं। डायरेक्ट पूछा जाता है, बीजांड नाम ही है तो बीज बनाएगा, अंडाशय नाम ही है तो ये फल बनाएगा। अब बीजांड न्यास, अब आगे हम पढ़ेंगे बीजांड न्यास। तो बीजांड न्यास को अंग्रेजी में प्लेसेंटेशन कहते हैं। बीजांड किस प्रकार से लगा रहता है, जैसे पुष्प विन्यास था, तब बीजांड कैसे लगा रहेगा, ओव्यूल का अरेंजमेंट हमारा प्लेसेंटेशन कहलाएगा। तो देखिए यहाँ साफ साफ कह रहा है
कि अंडाशय में बीजांड के लगे रहने के क्रम को बीजांडन्यास या प्लेसेंटेशन कहते हैं। तो ध्यान दीजिए कि अंडाशय में जो बीजांड यानी ओव्यूल है वो किस क्रम में लगे रहते हैं, उसी को बीजांडन्यास या प्लेसेंटेशन कहते हैं। बीजांडन्यास सीमांत स्तंभीय, वित्तीय, आधारीय, केंद्रीय तथा मुक्त स्तंभीय प्रकार का होता है। तो कितने प्रकार का होता है? सीमांत हो सकता है, स्तंभीय हो सकता है, भित्तीय हो सकता है, आधारी हो सकता है, केंद्रीय तथा मुक्त स्तंभीय प्रकार का हो सकता है। चित्र 5.16 में अभी हम इसको डिटेल में देख रहे हैं। आप देखिए एक एक चीज बता रहा है तो इसको देखते जाते हैं। सीमांत में बीजांडन्यास अंडाशय के आधार सीवन के साथ साथ कटक बनाता है, जो बीजांड कटक पर स्थिर रहते हैं, जो 2 कतारें बनती हैं जैसे कि मटर में। तो देखिए फिर से पढ़िए कि सीमांत में बीजांडासन अंडाशय के आधार सीवन के साथ साथ कटक बनाता है। इसको इंग्लिश में देखते हैं तब समझ में आएगा, कुछ चीजों की हिंदी नहीं समझ में आती। तो यहां पर देखिए कह रहा है, अब देखिए इसमें कह रहा है कि मार्जिन प्लेसेंटेशन में क्या है, द प्लेसेंटा फॉर्म ए रिज एलॉन्ग द वेंट्रल सुचर ऑफ द ओवरी। वेंट्रल का मतलब नीचे वाला, सुचर का मतलब एक तरह से जुड़ाव जहां पर हो, और रिच का मतलब गड्ढा। तो यहाँ पर देखें, जब फिगर देखेंगे तब समझ में आएगा। ये देखिए यहाँ पर जुड़ा हुआ है, जो खांच जैसी है। तो यहाँ पर ये देखिए एक एक ये जुड़े हुए हैं। तो इसी की बात कह रहा है। कि in marginal placentation the placenta form a ridge along the ventral suture of the ovary। तो देखिए डार्सल का मतलब होता है ऊपर वाला, वेंट्रल का मतलब नीचे वाला। तो ये जो ऊपर वाली ये है देखिए धारी, और ये नीचे वाली, तो वेंट्रल सुचर का मतलब नीचे वाली जो धारी है। सुचर इसलिए कह रहा है कि मटर को फली को फाड़ेंगे तो 2 भागों में निकलती है, उससे जुड़ी रहती है। टाँका को अंग्रेजी में सुचर बोलते हैं। तो टाँका भी 2 परत को ऐसे चिपका के जोड़ दिया जाता है, खाल फट जाती है। तो इसीलिए सुचर शब्द का इस्तेमाल यहाँ किया जा रहा है कि फली के 2 भाग यहाँ पर जुड़े रहेंगे आधार तल में। वेंट्रल को हिंदी में आधार बोलते हैं, और ये जो रिज है मतलब ये उभार है, खांचा एक तरह से, उसी में देखे लगे हुए। तो वही कह रहा है कि margin presentation the placenta form a ridge along the ventral suture of the ovary and the ovule are born on this ridge form 2 rows। और 2 कतारों में ये इसी रिज में जो नीचे वाली है बनते हैं। देखिए मटर को फाड़ेंगे तो 2 में बीज लगे रहते हैं, एक बीज खाली निकलेगा, 2 भाग कर देंगे तो उसमें लगाएंगे तो सेट हो जाएगा। तो यही कहने का मतलब है कि सीमांत में बीजांड अंडाशय के आधार सीवन के साथ साथ कटक बनाता है, यानी रिज बनाता है, और बीजांड कटक पर स्थिर रहते हैं, जो 2 कतारें बनती हैं जैसे कि मटर में। जब बीजांडासन अक्षीय होता है और बीजांड बहुकोष्ठकीय अंडाशय पर लगे होते हैं, तब ऐसे बीजांडन्यास को स्तंभीय कहते हैं। ये सारी कंडीशन को आप लोग अंडरलाइन करते जाइए। ऊपर भी पूरा करना है सीमांत वाला, और ये भी। इसका उदाहरण क्या है? गुड़हल, मटर, टमाटर और नींबू। गुड़हल, टमाटर और नींबू स्तंभीय का एग्जाम्पल है। तो स्तंभीय को इंग्लिश में देखते हैं। इंग्लिश में स्तंभीय को एक्जाइल बोलेंगे, एक्जाइल। तो ये देखिए बी वाला एक्जाइल का एग्जाम्पल है। अब ये फिगर आप लोगों ने देख लिया, आप पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए क्या कह रहा है कि जब बीजांडासन अक्षीय होता है, देखिए यहाँ पर ये एक अक्ष ऐसे ऐसे बनी हुई, ये अक्ष है।
बीच में खड़ा पिन कर दें तो एक एक्सिस बन जाएगी अक्ष, इस पे पूरे को घुमाया जा सकता है, तो अक्षीय इसको बोलेंगे। तो वही कह रहा है कि जब बीजांडासन अक्षीय होता है और बीजांड बहुकोष्ठकीय अंडाशय पर लगे होते हैं, तब ऐसे बीजांडन्यास को स्तंभीय कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए कोष्ठक एक से ज्यादा है, इसका मतलब बहुकोष्ठीय है, और ये खड़ा पेन कर दिया जाए तो इसी अक्ष पे इसको घुमाया जा सकता है, तो अक्षीय है और कोष्ठीय है, 1 2 3 कोष्ठक। इसमें देखिए नहीं है तो इसका दूसरा नाम होगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल क्या दे रहा है, गुड़हल, टमाटर तथा नींबू, इसको पूरा अंडरलाइन कर दिया। अब देखिए भित्ति आ गया, तो भित्तीय बीजांडन्यास में बीजांड अंडाशय की भीतरी भित्ति पर अथवा परिधीय भाग में लगे रहते हैं। अंडाशय एक कोष्ठक होता है, लेकिन आभासी पट बनने के कारण 2 कोष्ठक में विभक्त हो जाते हैं। इसके उदाहरण है क्रूसीफर, सरसों तथा आर्जेमोन। तो सरसों की फली को अगर आप फाड़ेंगे तो उसमें अंदर एक बहुत पतली झिल्ली जैसे निकलेगी, यानी आभासी पट होते हैं, और हर एक बीज अलग अलग होता है, पतला सोख्ता जैसे अंदर निकलेगा। जैसे सरसों की फली को जब फाड़ेंगे, जो बच्चे गांव के हैं वो करके देखे होंगे, हम लोगों ने बचपन में देखा था। तो इसको भित्तीय बोलेंगे, यानी भित्ति अंदर बन जाती। तो इसका पहले फिगर देखिए, तो यहाँ पर देखिए ये भित्ति है, अंदर से बंटवारा नहीं है, और ये बाहरी सतह पर किनारे किनारे लगे हुए हैं। ये ओव्यूल लगे हुए हैं बाहर बाहर, बीजांड जिसको कहते हैं वो, और कोई भित्ति नहीं है। हाँ, आभासी भित्ति हो सकती है, स्यूडो सेप्टा, जैसा कि अभी बताया गया है कि 2 कोष्ठक में विभक्त हो जाता है। आभासी पट बनने के कारण स्यूडो सेप्टा बनते हैं। तो अंग्रेजी में इसको देख लेते हैं, भित्तीय, सा नंबर पे है, सा नंबर में। पैराइटल इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में तो देख ही चुके हैं, ये वाला पैराइटल बोलेंगे। इनके सब के नाम याद कर लीजिए। तो ये पूरा हो गया। अब देखिए कह रहा है कि जब बीजांड केंद्रित कक्ष में होते हैं और यह पटीय नहीं होते, यानी कोई सेप्टा या बंटवारा नहीं होते, जैसे कि डायंथर तथा प्रिमरोज, तब इस प्रकार के बीजांड को मुक्त स्तंभीय बोलते हैं। तो ध्यान दीजिए, तब इसे मुक्त स्तंभी बोलेंगे। एग्जाम्पल क्या है, डायंथर तथा प्रिमरोज। इनके एग्जाम्पल ही पूछे जाएंगे, ध्यान दीजिए, तो एग्जाम्पल याद रखना बहुत जरूरी है। तो ये फ्री सेंट्रल, मतलब केंद्र में रहेगा और कोई सेप्टा नहीं होगा। ये देखिए डी, यहाँ लगे हैं, किसी प्रकार का पट नहीं है, कोई आभासी पट भी नहीं है। यहाँ पर देखिए मार्जिन में लगे हैं, बाहरी वाले सतह पर, यहाँ अंदर वाली सतह पर, यहाँ अंदर वाली सतह पर तो लगे हैं, लेकिन सेप्टा अलग अलग, 3 कोष्ठक बन गए। तो मार्जिन, एक्जाइल, प्लेसेंटल, फ्री सेंट्रल। अब अगले देखते हैं बेसल। बेसल को अगर हिंदी में क्या बोलेंगे, आधारी। तो आधारी बीजांडन्यास में बीजांडासन यानी प्लेसेंटा अंडाशय के आधार पर होता है, और इसमें केवल एक बीजांड होता है। इसके उदाहरण क्या है, सूरजमुखी तथा गेंदा। इसको हिंदी में, अंग्रेजी में आधारी को बेसल बोलते हैं। और ये फिगर देख लीजिए, आधारी ये एक ही होता है और आधार पर होता है, प्लेसेंटा अंडाशय के नीचे वाले भाग पर, ओरी के, इसलिए इसका नाम आधारी है। अब आगे आ जाता है हमारा फ्रूट। फ्रूट को इंग्लिश में हम लोग, फल को इंग्लिश में हम लोग फ्रूट बोलते हैं, और हिंदी में इसका नाम फल है। इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।